हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। आज है तारीख 14 जुलाई 2022 को और अब हम बात करने जा रहे हैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम क्वालिटी कंटेंट आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम जिस पहले एडिटोरियल की बात करेंगे वो है स्टेइंग वॉचफुल, इन्फ्लेशन रिस्क अंडरमाइनिंग ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसके क्रक्स पे यदि हम चर्चा करते हैं तो ये आर्टिकल बात कर रहा है इन्फ्लेशन पे, मुद्रास्फीति पे। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति होती क्या है, इन्फ्लेशन होता क्या है? समय के साथ में चीजों की कीमतों का बढ़ना, या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो मुद्रा होती है उसकी कीमत में ह्रास, ये मुद्रास्फीति कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाता है। परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो बेसिकली ये आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट पे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई और गवर्नमेंट मिलके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिशल पॉलिसी से। आरबीआई कैसे करता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि को बढ़ाते घटाते हुए। और गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि अभी हाल में गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया। तो बेसिकली ये आर्टिकल में इन बातों पर चर्चा की गई है। अगले एडिटोरियल की जब हम बात करते हैं तो ये जो अभी श्रीलंका में विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, ये आर्टिकल इसी पे निर्धारित है। अभी वहां के हालात बहुत ही खराब है। ऐसे में भविष्य क्या होगा किसी को कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा है। श्रीलंका में जो अनस्टेबिलिटी है वहां पे अभी न ही सरकार अभी उस तरीके से प्रभावशाली हो पा रही है। पुरानी सरकार एक तरीके से वहां से भाग गई है, राष्ट्रपति देश छोड़ के वहां से निकल चुके हैं। विदेशी मुद्रा भंडार न के बराबर रह गया। जनता सड़क पे आ चुकी है। सारी संस्थाएं, जो भी वहां पे व्यवस्थाएं, सब कुछ अराजक इस समय नजर आ रही है। ऐसे में आगे क्या भविष्य होगा, इस पर यह आर्टिकल बात किया गया। इन्हीं चिंताओं पर यह विमर्श करता हुआ आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करें तो इसमें भारत और दक्षिण कोरिया के द्विपक्षीय जो संबंध है, जो पार्टनरशिप है, उनको बढ़ाने और उनके भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उनके लेकर बात की गई है। दोस्तों, जब दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो भारत के उससे व्यापार में संबंध है, सिक्योरिटी में संबंध है, और स्पेशली जो मैरिटाइम सिक्योरिटी होता है, जो समुद्र में होने वाले जो सिक्योरिटी होता है इंडो पैसिफिक विशेष तौर पे, उस पे दोनों देश एक दूसरे को काफी मदद कर सकते हैं। साथ में इस आर्टिकल में बात की गई है कि अभी जो दक्षिण कोरिया है वो जो उसका जो चीन पर बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स इत्यादि के मामले में, वो थोड़ा सा उसको सुधारने का प्रयास कर रहा है। अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे, दक्षिण कोरिया उसको धीमे धीमे कम करने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे में निश्चित तौर पर भारत और दक्षिण कोरिया दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हुए और एक दूसरे के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक में एक तरफ भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, ये तीनों एक दूसरे को मिलके एक दूसरे को सिक्योरिटी में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और अभी जो वहां पे न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है यून सुक ईओल, ये पुरानी जो भी पॉलिसी दक्षिण कोरिया की रही काफी शांतिपूर्ण रही है, उसके बिल्कुल विपरीत है। ये एग्रेसिवली दक्षिण कोरिया को ग्लोबल स्टेज पे सेंट्रल पे लाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक नियमों पे हो या अथवा अन्य कई ऐसी पॉलिसी जो भविष्य जो भूत इससे पहले की जो भी सरकारें दक्षिण कोरिया में रही है उनसे इतर वो दक्षिण कोरिया के हित में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में कहीं ना कहीं दक्षिण कोरिया के दिमाग में यूएस और नॉर्थ कोरिया का फैक्टर भी है। नॉर्थ कोरिया का फैक्टर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हमेशा से तनावपूर्ण की स्थिति रही है। और वहीं यूएस में जिस तरीके से अभी वर्तमान सरकार और इनसे पहले जो डेमोक्रेटिक पार्टी की धीमे धीमे लोकप्रियता बढ़ रही है, वर्तमान सरकार की लोकप्रियता घट रही है। ऐसे में यह भी संभावना है कि भविष्य में यदि ट्रंप गवर्नमेंट रिपीट कर जाती है तो पिछली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने यह किया था कि दक्षिण कोरिया से
उन्होंने जो भी अपने सिक्योरिटी वहां पे फोर्सेस है उनको हटाने की बात की थी। तो यदि ट्रंप गवर्नमेंट वापस सत्ता में आती है और ऐसी संभावनाएं होती तो ऐसे में दक्षिण कोरिया को खुद की सुरक्षा के लिए नए विकल्प की तलाश करना और स्वयं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में निश्चित तौर पर भारत और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के विन विन कंडीशन और एक दूसरे के मजबूत पार्टनर के तौर पर उभरेंगे। और यह भी संभावना है कि 2030 तक लगभग $50 बिलियन का ट्रेड दोनों के बीच में हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करते हैं, यहां पर बात की गई है कि जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं होता है। ये बात क्यों की गई है? ये बात इसलिए की गई है क्योंकि अभी 18 जुलाई को प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और साथ साथ में 25 जुलाई को वो शपथ लेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति के इर्द गिर्द इतनी चहलकदमी क्यों होती है, उस पर बात की गई है। आर्टिकल 53 की हम बात करें, आर्टिकल 53 की जब बात की जाती है तो वहां पर संविधान में यह बताया गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यपालिका की जो भी शक्ति होती है, वो सब किसमें निहित होती है? केंद्र की, वो सब निहित होती है राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में। ऐसे में जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर क्या प्रेसिडेंट स्वयं अपने हिसाब से कोई भी कार्य कर पाता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट को अपनी पावर का एक्सरसाइज के लिए किस पे डिपेंड होना होता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। बेसिकली जब प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है तो इनके शपथ में दो बातें बहुत मुख्य हो जाती है। पहली बात क्या हो जाती है कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेगा किसको? संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को। और साथ ही साथ में क्या करेगा? जो अपनी ये जो भी सेवाएं प्रदान करेगा उसके केंद्र बिंदु में क्या होगा? वेलबींग ऑफ पीपल, लोग होंगे, जो भी देश के नागरिक हैं, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही, उनकी भलाई को उनके हित में देखते हुए ये अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। और इन शपथ में ही ये निहित है कि राष्ट्रपति कभी भी रबर स्टैंप नहीं हो सकता। वो जब भी संविधान की बात आएगी, जब भी लोगों की बात आएगी, तो वो हमेशा प्रोएक्टिवली काम करेगा। और इसके लिए भी कई शक्तियां भी संविधान में दी गई हैं और कुछ अलग से विशेष वीटो पावर है, जिसका इसके पहले कुछ राष्ट्रपतियों ने अलग अलग समय पर समसामयिक परिस्थिति के हिसाब से उसको भी उपयोग में किया है। और जिससे सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप नहीं होता। ये हमारे भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसका एक प्रमुख हिस्सा है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट आगे डेटा पे बात की गई है। ये है कि डिमिनिशिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं जनांकिकीय लाभांश, या कई बार इसको जनसांख्यिकी लाभांश भी बोल दिया जाता है। इसकी बात वैसे हो क्यों रही है इस समय? अभी हाल में ही कुछ टाइम पहले सोमवार को एक रिपोर्ट आई थी जो कि संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। और इसमें यह बात कही गई है कि 2023, जी हाँ दोस्तों, अगले ही साल के खत्म होने से पहले जो भारत है वो चीन को पछाड़ के दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। और ऐसे में अब बात हो रही है कि जो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अभी भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, पर क्या ये सदैव ऐसा बना रहेगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2037 के आसपास तक ये जो डेमोग्राफिक, जो भारत का जो डिविडेंड है वो अपने पीक पर रहेगा और उसके बाद से इसमें धीमे धीमे थोड़ा सा ह्रास होना शुरू हो जाएगा। और इसमें विभिन्न ग्राफों के माध्यम से चीजों को बताई गई है। आइए चलिए एक एक करके संक्षेप में हम उन ग्राफ को भी देखते समझते हुए चलते हैं। ग्राफ में ये बात कही गई है कि देखिए, पहला जो है ये पॉपुलेशन शेयर है। ये देखिए, ये नीचे अलग अलग जो एज है, एज गैप है, उसमें पॉपुलेशन की बात इसमें दिखाई जा रही है। इधर देखिए ईयर आ जा रहा है, इधर पॉपुलेशन आ जा रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो 15 से लेके 59 साल के जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है,
इनकी बात करते हैं। जिस भी देश में ये ज्यादा होते हैं, माना जाता है कि वहां पे भविष्य में बेहद हर क्षेत्र में सुधार होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, क्योंकि युवा शक्ति और मैन पावर हर चीज के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। अब ये जो ग्राफ शो कर रहा है कि जो पॉपुलेशन जो शेयर है भारत का, ये देखिए अभी चल रहा है, ये लगभग 2022 के आसपास यहां कहीं पे चल रहा है। तो अभी तो ये बढ़ रहा है, पर धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते 2037 के आसपास से ये बढ़ना रुक जाएगा और कहीं ना कहीं 2052 के आसपास से इसमें डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। आगे स्टेट वाइज भी बताया जा रहा है कि किस स्टेज में पॉपुलेशन लगभग कितना रहेगा, कहां पे पॉपुलेशन कैसा घटता जाएगा। इसमें दक्षिण जो राज्य हैं, तमिलनाडु इत्यादि, आंध्रा, वहां पे जो पॉपुलेशन है सीनियर सिटीजन की, वो बताया जा रहा है कि 2036 के बाद से जो उत्तर के जो राज्य हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। आगे डिपेंडेंसी रेशियो की बात की जा रही है। यहां पर बात ये हो रही है कि जो डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है? एक तो बच्चों की होती है जो 15 साल से नीचे के होते हैं, दूसरा 65 साल से जो ऊपर के होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं। ये दोनों ही पॉपुलेशन डिपेंडेंट करती है, इनकी देखभाल के लिए किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, तो इन्हें डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। ये भारत की यदि बात करें तो अभी कई देशों के मुकाबले काफी कम है, जबकि चीन, साउथ कोरिया, इवन जापान जैसे देशों में ये लगभग 95% के आसपास इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन की कैटेगरी में फॉल हो जाती है। या तो उनकी जो 95% जो पॉपुलेशन है वो 15 वर्ष से नीचे अथवा 65 वर्ष से ऊपर है। तो अभी ये डिपेंडेंसी पॉपुलेशन जो भारत के लिए जो है अभी कम है, भविष्य में ये भी बढ़ेगा। आगे बात हो रही पेंशन वर्सेस हेल्थ एक्सपेंसेस। तो देखिए इसमें जो बताया जा रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये पेंशन जो बुजुर्ग हैं वो किस देशों में कितना उनको पेंशन पहुंच पा रहा है, उनकी पॉपुलेशन को ये दर्शा रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो कर रहा है कि जो उनके जेब से जो स्वास्थ्य, जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, स्वास्थ्य की वजहों से जो खर्चे होते हैं वो कितने होते हैं। भारत की यदि बात करें तो ये देखिए यहां पर जो पेंशन मिलने का जो रेशियो है वो काफी कम है, और उसके अनुपात में जो खर्चे होते हैं जो हेल्थ सेक्टर में, जो इलाज को लेकर, जो हेल्थ इश्यूज को लेकर, वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये कहीं ना कहीं बेहद चिंता का विषय है। भारत को अपने हेल्थ सेक्टर में सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, और साथ ही साथ में बहुत सारे वेलफेयर स्कीम को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बुजुर्गों तक पेंशन की राशि और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित। अन्य देशों की बात करें तो ये कंपैरिजन कर लीजिए, जैसे ये देखिए साउथ अफ्रीका में ये काफी बेहतर है, बहुत हाई पॉपुलेशन तक जो बुजुर्ग पॉपुलेशन वहां तक पेंशन पहुंच पाता। इवन चाइना में देखिए ये 100 के इर्द गिर्द घूम रहा है, लगभग सभी बुजुर्ग के पास पेंशन पहुंच रहा है, और उसके अनुपात में जो खर्चे हो रहे हैं वो भी उतने नहीं हो पा रहे। इवन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में पेंशन भी बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, उनके खर्चे स्वास्थ्य कारणों में न के बराबर हो रहे हैं। तो इनको सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें।